राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। हाँ, श्री राम प्रसाद बिस्मिल महान क्रांतिकारी, उनके 2 एपिसोड में दे चुका हूँ। 6-7 कम से कम बनेंगे भाई, और उसके पहले भी मैं दे चुका हूँ। 560 वीडियोज़ आप तक पहुँची हैं। अभी जो 3 लगातार दूंगा, श्री राम प्रसाद बिस्मिल, 6-7 एपिसोड बनेंगे, कम से कम 8 भी बन सकते हैं। अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, यद्यपि इन सब के मैं दे चुका हूँ कुछ, लेकिन अब मैं और विस्तार से दे रहा हूँ, क्योंकि अब समय जो लिया है मैंने वो 190 वर्ष में भी, 1757 से 1947 के बीच के 190 वर्ष में भी केवल 18 वर्ष का, 1924 से 42 तक, इस 18 वर्ष के अंदर घटनाक्रम को, क्रांतिकारियों की सशस्त्र चुनौती जो उस क्रूर सशक्त सरकार को दी जा रही थी, और उसमें जो कुर्बानियां हो रही थी, बलिदान हो रहे थे, लेकिन उन सब लोगों को कहीं भी इतिहास के अंदर नहीं दिखाया गया। मैं आप लोगों के सामने अज्ञात लोग ही ला रहा हूं, जो कोई नहीं जानता। अभी श्री राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ही सुना होगा। उनके ये सारे कारनामे जो 7-8 एपिसोड के अंदर मैं ही समाप्त नहीं कर पा रहा, तो कितने महान क्रांतिकारी और कितना कुछ जीवन भर किया होगा। पिछले एपिसोड के अंदर आपने देखा कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां किस प्रकार वो रिटायर्ड पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास से वो बड़ी एक राइफल, बंदूक और भी दूसरे साधनों से एक मौजर पिस्तौल और एक रिवॉल्वर, कैसे वो राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में आकर के अपनी बहन शास्त्री देवी को ले जा करके कैसे उनके शरीर से वो अंदर से बांधते हैं, और पट्टियों के द्वारा ही, पट्टी नीचे से भी दिखाई दे, बहन जख्मी है और गिर गई थी ऊंचाई से, प्रारंभिक इलाज यहाँ करवा रहे हैं, लखनऊ जाना है, वगैरह वगैरह, वो सारा उस एपिसोड के अंदर मैंने दिया है। पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए, शस्त्र भी पहुंच गए। अपने प्रारंभिक क्रांतिकारी जीवन में राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कठिनाइयां तो उस जीवन में वैसे ही अंडरस्टूड है कि होंगी ही, हाँ, लेकिन एक विशेष प्रकार की कठिनाई का मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूं। उन्हें जो साथी मिले, उनमें से कुछ भरोसे के नहीं थे, वो भरोसे के नहीं निकले। उनमें से कुछ का उद्देश्य तो केवल ये था कि राजनीतिक डकैतियां करना और माल लूटना, और क्रांतिकारियों के साथ जुड़ करके बस वो फिर बाद में शेयर कर लेंगे, ऐसा कुछ सोच करके कुछ लोग आए थे। और कुछ लोगों ने तो नोट बनाने का झांसा देकर भी राम प्रसाद बिस्मिल को ठगना चाहा। पोल खुल जाने पर उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल को ही मारने का षड्यंत्र प्रयत्न किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल के ऐसे साथियों को ठिकाने लगाकर बदला लेना चाहा, पर उनकी माता जी ने उन्हें समझा बुझाकर रोक दिया। और बिस्मिल अपनी माता जी की बहुत सारी बातें मानते थे। उनके बनाने में माता जी का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, अब आहिस्ता आहिस्ता ये क्रांतिकारी संगठन जो है, ये बड़ा संगठन उत्तर प्रदेश में बनने लग पड़ा, और उसके प्रभावशाली सदस्य जो थे वो ये राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। उस दल का नाम हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ था, और उसके संगठन शाचिंदर नाथ सान्याल
वो उसके शुरू करने वाले थे। पर दलेरी, सूझबूझ और अनुभवों के आधार पर इस संघ की फौजी शाखा के प्रभारी के रूप में रामप्रसाद बिस्मिल को काम दिया गया। हाँ, राजनीतिक डकैती ये डालने का काम तो हो चुका था, वो पिछले एपिसोड के अंदर आया है। लेकिन हम ये देखते हैं कि फौजी विभाग का प्रमुख बनाने का मतलब था कि कोई भी एक्शन वाला, जुझारू रूप से काम करने वाला जो था, उसका नेतृत्व रामप्रसाद बिस्मिल ही किया करते थे। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों से कहा कि वो इस राजनीतिक डकैती के आयोजन का उन्होंने एक उसकी प्लानिंग की और उसका नेतृत्व रामप्रसाद बिस्मिल को दिया गया। उस दल में 10 से कुछ बाहरी सदस्य भी सम्मिलित कर लिए गए। उसी के बाद उनका अनुभव कुछ बदला था। वैसे रामप्रसाद बिस्मिल डाके डालने के पक्ष में थे नहीं, परंतु आर्थिक स्थिति ने उन्हें विवश कर दिया था। शस्त्र चाहिए थे। जिस व्यक्ति के घर डाका डाला गया वह बहुत धनी और कंजूस था और समाज विरोधी भी था और अंग्रेजों का चापलूस भी था। ये सारी बातें थी। सोच समझकर ही उस व्यक्ति को चुना गया। क्रांतिकारियों का ये दल रात्रि के अंधेरे में गोलियां दागता हुआ गांव में प्रवेश कर गया। अरे भाई, गोलियां दागते हुए गांव में घुसने की क्या जरूरत थी, लेकिन चलिए, गांव में प्रवेश हो गया और सेठ को पकड़कर धन वसूला जाने लगा। वैसे गांव वाले सेठ से अप्रसन्न ही रहते थे, प्रसन्न नहीं रहते थे। उस पर आया संकट देखकर गांव वाले लोग अपने अपने घरों से जो उनके हाथ में था लेकर के भी, ये बाहर से कोई डाकू आए हैं तो हमें अपने गांव की इज्जत का सवाल है, इसको बचाना चाहिए, भले ये कैसा भी है व्यक्ति। और लोग काफी संख्या में लाठियां तलवारें लेकर के वहां एकत्रित होने लग पड़े। रामप्रसाद बिस्मिल ने भरसक प्रयत्न किया कि वो गांव वाले लोग बीच में ना आए, तो हवा में फायर करते हुए लोगों को कि ये लोग भाग जाएं, पीछे चले जाएं। लेकिन वो हवा में करते रहे और लोग जाने के बजाय और एकत्रित होते रहे। और लोगों को कुछ आइडिया भी हो गया कि इनके पास बस देसी तमचे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा नहीं है। तो ये सोच करके जो लोग थे वो जाने के बजाय और इकट्ठे होने लग पड़े। तो जब वो इनकी तरफ, क्रांतिकारियों की तरफ बढ़ने लग पड़े, तो फिर गोलियां इनको भी चलानी पड़ी। और ये कहा रामप्रसाद बिस्मिल ने भी, पाँव में गोली मारना, किसी को मारना नहीं। लेकिन जब वो सिर पर ही चढ़ के आ गए तो उस सारी मुठभेड़ के अंदर गांव के 2 लोग मारे गए और उन 2 लोगों के मारने का उनको बहुत दुख हुआ। हाँ, ये सब दिमाग में था कि भाई ये काम भी नहीं चलेगा, अपने ही लोग अपने ही गोलियों से। लेकिन आर्थिक संकट दूर करने के लिए कुछ और सोचा जाए, कुछ अन्य उपाय पर विचार किया जाए। एक दिन रामप्रसाद बिस्मिल ट्रेन में सफर कर रहे थे। वह गार्ड के डिब्बे के पास वाले डिब्बे में बैठे थे। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी और उन्होंने देखा कि स्टेशन मास्टर रुपयों की एक थैली लेकर गार्ड के डिब्बे में पहुंचा। वहां संदूक खोलने और बंद होने की कुछ आवाज सुनाई दी और स्टेशन मास्टर खाली हाथ वापस चला गया। बिस्मिल को यह समझने में देर नहीं लगी
कि प्रत्येक स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन की आमदनी इसी प्रकार गार्ड के डिब्बे में रखकर वो संदूक में डाल करके जाता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि संदूक जो हो सकता है वो जंजीरों से बंधा हुआ होगा। अब कुछ करना था तो ये सारी बातें करनी थी, सोचनी भी थी, लेकिन इस बात की जांच के लिए वो अगले ही स्टेशन पर रुके, एक नज़र से झांक करके देखने की कोशिश की तो पता चला कि संदूक जंजीरों से बंधा हुआ नहीं है। जंजीरों से बंधा हुआ नहीं, सब एक आइडिया आया कि जनता पर हाथ डालने के बजाय सरकारी खजाने को क्यों ना लूटा जाए। ऐसा सोच करके राम प्रसाद बिस्मिल ने, ये शाहजहांपुर के रहने वाले थे, उनके अनुरोध पर हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की कार्यकारिणी की बैठक 7 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में आयोजित की गई। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी ट्रेन की वो यात्रा का सारा दृश्य, सारी घटनाएं, सब कुछ बताया। 2 दिन और भी वो फिर से ट्रेन की रेकी कहिए, संदूक कहाँ है, जंजीरों में नहीं है, कितने पैसे होंगे, कितने स्टेशन से चढ़ते हैं, ये सब वो देख रहे थे, समझ रहे थे। तो 7 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में इस बैठक के अंदर ये सारा वर्णन कर रहे थे। और इसमें शामिल कौन हुए इस मीटिंग के अंदर? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, शचीन्द्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्त, मुकंदी लाल गुप्ता, पनवारी लाल, चंद्रशेखर आजाद, मुरारी लाल, केशव चक्रवर्ती और अशफाक उल्ला खां सम्मिलित हुए इस बैठक के अंदर। मीटिंग में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी उस रेल यात्रा का सारा अनुभव उनके सामने रखा और बोला कि जनता के डाका डालने के बजाय, भाई पिछले अनुभव से आपको पता ही है, कोई विशेष उपलब्धि नहीं होती और जनता भी हमें भी डाकू समझने लग पड़ती है और हमारे प्रति वो जो एक छवि ठीक बननी चाहिए उसमें भी गड़बड़ होती है और कई बार अपने ही भाइयों के खून से हमें हाथ रंगने पड़ते हैं। ये सब ठीक नहीं है। इसलिए सरकारी खजाने पर ही वो सारी ट्रेन की यात्रा का अनुभव बता दिया था, पर ही अब हाथ मारा जाए। डिटेल में सारी बातें राम प्रसाद बिस्मिल ने सबके सामने रखी। चंद्रशेखर आजाद ने इस प्रस्ताव का बहुत अच्छी तरह से अनुमोदन किया, समर्थन किया। कुछ लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन हाथ उठा के किया, लेकिन प्रस्ताव के विरोध में अशफाक उल्ला खां खड़े हो गए। उन्होंने विरोध किया, कहा कि मैं इसके विरोध में हूं। 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है, हो सकता है जिस दिन हम ये काम करें उस दिन ट्रेन में बैठे हुए कुछ पुलिस वाले लोगों से भी मुठभेड़ होगी, मान के चलना चाहिए, और दोनों ओर से जाने जाएंगी। चलो, ये भी नहीं हुआ। दूसरा कारण ये है कि जब सरकारी खजाना हम लूटेंगे तो ये सरकार को एक खुली चुनौती मिलेगी और उस खुली चुनौती के कारण सरकार हमें पूरी शक्ति से कुचलने में लग जाएगी। इस सूरत में सारी शक्ति संघ को बचाने में, शक्ति को बचाने में, संगठन को बचाने में हमारी लगी रहेगी। हम लोग जो करना चाहते हैं वे हम करेंगे, जरूर करेंगे, पर अभी हम अपनी शक्ति का संचय कर लें और जब शक्ति का संचय हो जाएगा फिर कोई भी एक्शन कहीं भी करना होगा
तो कर सकेंगे। अभी हमारी उतनी प्रॉपर उस प्रकार की शक्ति भी नहीं है। अशफाक उल्ला खान ने इन 2 तर्कों के साथ अपनी बात रखते हुए वो बैठ गए। कुछ लोग तो बस प्रतिबद्ध थे कि भाई हमको ये जो राम प्रसाद बिस्मिल ने सुझाव रखा है इसे करना ही करना है, सरकारी खजाने को लूटना ही लूटना है। कुछ लोगों को अशफाक उल्ला खान के तर्क भी अच्छे लगे, लेकिन कुल मिलाकर के लोग अब डिटरमिन्ड थे कि नहीं हमको ये करना है। तो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि हमको ये सरकारी खजाने को लूटना ही है। शचीन्द्र नाथ बख्शी ने जब ये निर्णय हो गया तो अशफाक उल्ला खान की ओर देखा। क्यों भाई, जब उसने अपनी ओर देखते हुए उनको भापा के शचीन्द्र नाथ बख्शी मेरी ओर देख रहे हैं और प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई तुम्हारा क्या विचार है, वो खड़ा हो गया। कहता मैंने जो अपने तर्कों से जो बात रखनी थी रख दी, मेरी कोई कमजोरी नहीं है, मैं पीछे रहने वाला नहीं हूं। अब अगर निर्णय हो गया है तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा कदम से कदम मिलाकर और वो सब करूंगा जो आप मुझे कहेंगे। ये सुनकर के और भी अच्छा माहौल बन गया और उसकी योजना बन गई। 7 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में कार्यकारिणी की, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की कार्यकारिणी की बैठक बुला ली गई। अब उस बैठक में क्या निर्णय होता है, वो 9 अगस्त 1925 का वो दिन किस लिए तय होता है, क्या होता है, ये तो अब हम अगले एपिसोड के अंदर ही सुन पाएंगे, देख पाएंगे। मेरा भी इतना ही कहना है कि इस प्रकार के लोग अपनी भरी जवानी के अंदर अंग्रेजों की वो सशक्त, क्रूर, अत्याचारी, शोषक सरकार जिसका पूर्व से पश्चिम तक सूरज नहीं डूबता था, कहीं ना कहीं उनका सूरज निकला रहता था जहां उनका राज्य होता था, ऐसी बड़ी सरकार को भारत माँ के कुछ सपूत उसकी भाषा में उनको जवाब दे रहे थे। मतलब स्वयं को निशावर करने के लिए तैयार कर रहे थे, तैयार ही नहीं कर रहे थे, हो रहे थे, फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे। घोर नारकीय अंडमान सेल्युलर जेल के लिए लोगों को भेजा जा रहा था, वही मरकब जा रहे थे। जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ रहे थे। इन सब लोगों ने, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने आप को आहूत कर दिया, इन सब लोगों का कहीं भी कोई नाम नहीं आया। मैं ऐसी 561 वीडियोस देने के बाद, अभी ये लंबा सिलसिला चलेगा भाई, अभी 190 वर्ष और 190 वर्ष में भी केवल ये 18 वर्ष, कम से कम 1500 क्रांतिकारी मैं आपके सामने, वीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हाँ, ये अज्ञात इन लोगों को श्रद्धांजलि देने का, स्मरण करने का ये मेरा जो प्रयास है, अगर ये प्रयास मेरा आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।